Hello, buddies. Hope all of you are doing well. Welcome to the platform of Civil Buddies, a platform for the aspirant by the aspirant. जैसा कि आप जानते हैं अपन ने 2015 सीसेट पेपर की सीरीज शुरू कर रखी है। इसमें अपने फर्स्ट वीडियो में अपन ने 25 क्वेश्चन सॉल्व करे थे मैथ्स एंड रीजनिंग के। सेकंड वीडियो में अपन ने 12 क्वेश्चन सॉल्व करे थे मैथ्स एंड रीजनिंग के। और आज थर्ड वीडियो है जिसमें अपन 12 क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसके सॉल्व करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग के, जिससे अपने सारे मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन 2015 वाले पेपर के ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी कंसेप्चुअल रहेगी। पहला ही क्वेश्चन जो क्लॉक वाला है उसमें थोड़े बहुत कंसेप्ट है। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, फिर अपन एक छोटा सा फॉर्मूला देखेंगे जिससे आपके हर क्लॉक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी आप पेपर में बैठेंगे या तो आप कंसेप्ट के साथ चल जाएँ या फिर आप फॉर्मूले के साथ चल जाएँ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। Between 6 p.m. and 7 p.m., the minute hand of a clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes at अपराह्न 6 बजे से 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। ठीक है, तो अपन पहले कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। इजी है। सबसे पहले अपन आर एंड के बारे में देखते हैं। 1 घंटे की सुई पूरा 12 घंटा तय करती है, तब घड़ी का पूरा चक्कर होता है, ये आप सबको पता है। तो एक पूरा सर्कल जब अपन कंप्लीट करते हैं तो उसमें अपने 360 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। 360 डिग्री आर एंड कितनी देर में कवर करती है? 12 आवर में। तो 1 आवर में कितना कवर करेगी वो? 30 डिग्री। यानी कि अगर आपसे पूछे कि कोई घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल कवर करती है, तो कितना कवर करती है? 30 डिग्री का कवर करती है। अब आप बताएं, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में वो कितना तय करेगी? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितना तय करेगी? 0.5 डिग्री। यानी कि आर एंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है? 0.5 डिग्री। जैसे अगर 6 पर है तो 6 पर कुछ एंगल होगा, तो 6 बज के 1 मिनट पर कितना एंगल हो जाएगा? जो भी है उसमें 0.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मिनट एंड की बात करते हैं। मिनट एंड में क्या होता है? मिनट एंड में ये वही पूरा तय करती है वो। 1 मिनट एंड 60 मिनट में पूरा चक्कर तय करती है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना। 1 मिनट एंड 60 मिनट में पूरा का पूरा चक्कर तय करती है, यानी कि वो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना कवर करती है? 6 डिग्री कवर करती है। अब इस क्वेश्चन में दोनों को पूछा है, तो अपन इसमें निकालते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या निकालते हैं? रिलेटिव स्पीड के रिलेटिव स्पीड के आर एंड और मिनट एंड के बीच में कितने का डिफरेंस है, कि दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है? मिनट एंड की स्पीड माइनस आर एंड की स्पीड। तो मिनट एंड की स्पीड कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट, और इसकी कितनी? 0.5 डिग्री पर मिनट। तो कितना आ गया? 5.5 डिग्री पर मिनट। यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे से कितना डिफरेंस रखती है 1 मिनट के अंदर? 1 मिनट के अंदर मिनट एंड की सुई कितनी आगे निकल जाती है? 5.5 मिनट आगे निकल जाती है। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? यहाँ तक ये वाला कंसेप्ट है, ये समझ में आ गया है। अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपन ने यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकाल ली है, अपन ने आर एंड का एंगल निकाल लिया है कि 1 मिनट में कितना एंगल और 1 घंटे में कितना एंगल तय करती है। अपन ने मिनट एंड का निकाल लिया है कि मिनट एंड 1 मिनट में कितना एंगल तय करती है। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में कब घड़ी की सुई 3 मिनट आगे हो जाएगी घंटे की सुई से, ये बोल रहा है वो। तो सबसे पहले डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का लेना है अपन को? 3 मिनट का। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि मिनट की सुई जब 3 मिनट आगे हो जाएगी, यानी कि 1 मिनट में कितना एंगल कवर करती है? 6। तो अगले मिनट में 12 और अगले मिनट में 18, यानी कि तीसरे मिनट में उसमें कितना एंगल कवर कर लेगी वो? 3 × 6 18 डिग्री। यानी कितना एंगल आगे हो जाएगी वो? 18 डिग्री एंगल आगे हो जाएगी। कौन सी सुई? मिनट की सुई। यही क्वेश्चन बोल रहा है। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18 डिग्री आगे कब हो जाएगी। तो पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ कि कैसे अपन इसको निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको एंगल निकालना हो कि कितना एंगल आगे हो जाएगा, तो सबसे पहले इनिशियल गैप समझो। इनिशियल गैप प्लस रिक्वायर्ड गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अभी देखो इनिशियल गैप कितना था, अब समझो। मैं एक घड़ी बनाता हूँ। ठीक है,
ये घड़ी है। अब अगर मेरे को इसमें 6 बजाने हैं तो 6 कब बजेंगे? जब मिनट की सुई तो कहाँ पर होगी? 12 पर होगी, और आर की सुई कहाँ पर होगी? 6 पर होगी, तब बज जाएंगे। तो अब मैंने आपको अभी बताया था कि जब घंटे की सुई 1 घंटा तय करती है तो कितने डिग्री का एंगल तय करती है? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ 60, 30 डिग्री यहाँ 90, 30 डिग्री यहाँ 120, 30 डिग्री यहाँ 150, 30 डिग्री यहाँ 180। यानी कि आपको पता है कि अगर घंटे की सुई फिक्स 6 बजे पर है तो उसने कितनी दूरी तो तय कर चुका है? वो 180 डिग्री तो दूर है वो। मिनट की सुई अभी तक यहीं पर ही है, 12 पर ही, क्योंकि फिक्स 6 बज रहे हैं। फिक्स 6 बजे वो 180 डिग्री का गैप तो वो तय कर चुका है। अब उसको कितना और गैप तय करना है? रिक्वायर्ड गैप कितना बोला है इसने? 3 मिनट। यानी कि 3 मिनट में कितना होता है? 18 डिग्री। तो प्लस का 18 डिग्री अपॉन, अब रिलेटिव स्पीड अभी भी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, 5.5। कितनी थी? 5.5 डिग्री। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा 198 अपॉन 5.5 का 5 हटाया, 0 लगाया, तो ये 36 बार, 36 मिनट बाद क्या हो जाएगा? वो आगे हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको अपन और इजी करेंगे जब अपन क्लॉक का बेसिक पढ़ेंगे, एकदम कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर का जब अपन बेसिक पढ़ रहे होंगे तब क्लॉक के और बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तब आपको एक फॉर्मूला और आएगा, वो आपको ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिकली एक ड्राइव करके आता है जिसमें बहुत टाइम लगेगा अपन अगर यहाँ सीखेंगे तो, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक है, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आ गया 36 मिनट, 6:36। ठीक है, ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। वैसे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, लेकिन अपन इसको लेमैन के तरीके सॉल्व करेंगे, अभी हो जाएगा। क्या बोल रहा है? देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन्स। टास्क 1 कैन नॉट बी असाइंड आइदर पर्सन 1 और पर्सन 2। टास्क 2 मस्ट बी असाइंड टू आइदर पर्सन 3 और पर्सन 4। एवरी पर्सन इज टू बी असाइंड 1 टास्क। इन हाउ मैनी वेज कैन असाइनमेंट बी डन। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ। 5 टास्क है, 5 पर्सन है, P1, P2, P3, P4 और T5। 5 टास्क है, T1, T2, T3, T5। अब पहली लाइन क्या बोल रही है? टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू आइदर पर्सन 1 और पर्सन 2। यहाँ पर भी टास्क 1 नहीं आ सकता और यहाँ पर भी टास्क 1 नहीं आ सकता। दूसरी लाइन क्या बोल रही है? टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर पर्सन 3 और पर्सन 4। टास्क 2 सिर्फ यही कर सकता है या फिर यही कर सकता है, यानी कि टास्क 2 और कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, P5 कुछ भी कर सकता है, T2 को छोड़ के बाकी चारों टास्क P5 कर सकता है। तो अब सबसे पहले मैं P1 पे आता हूँ। अब P1 पे मैं पाँचों देखता हूँ, T1, T2, T4 और T5। अब मेरे को क्या क्या पता है, यहाँ क्या क्या नहीं आ सकता? यहाँ T1 नहीं आ सकता, यहाँ T2 भी नहीं आ सकता क्योंकि T2 इसमें से आ सकता है। तो अब यहाँ पर सिर्फ 3 टास्क आ सकते हैं। कितने टास्क आ सकते हैं? सिर्फ 3 टास्क आ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको T3 अप्लाई कर दिया, T3 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं? सिर्फ 3 टास्क आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी T1, T2, T3, T4 और T5। ठीक है, अब देख लो। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे? अब यहाँ पर अगर यहाँ पर T3 आ गया तो यहाँ T3 भी नहीं आ सकता, T2 तो वैसे ही नहीं आ सकता और T1 तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को तो T2 लेना ही पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट केस में मान लिया कि T2 मैंने किसको दे दिया? इसको दे दिया। तो अब यहाँ पर इसको इस बार मान लीजिए T4 वाला मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नहीं आ सकता? T2 भी आ गया, T3 भी आ गया, T4 भी आ गया। तो यहाँ पर कितना बचा? देखो, T1, T2, T3, T4 और T5। एकदम लेमैन की तरीके से अपन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। T1, T2, T3, T5। अब इसको कौन कौन से असाइन हो सकते हैं? T1 तो यहाँ, T2 तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि T2 आ चुका है, T3 यहाँ पर आ चुका है P1 में, और T4 यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर कितने टास्क बचे? 2 ही टास्क बचे, T1 और T5। तो यहाँ पर कितने टास्क बचे? 2 टास्क, यहाँ पर 1 टास्क। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर तो 1 ही बचा है, जो एक बचेगा वो इसका आएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 6, 6 2 12। कितना आया? 6 2 12। एक बार तो आ गया केस 1 में, केस फर्स्ट में। अब केस सेकंड में सिर्फ इतना सा हो सकता है, केस सेकंड में कि अपन
ये T2 इसको यहाँ ना देकर T2 अपन इसको यहाँ दे दे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 टास्क और यहाँ पर 1 टास्क आ जाएगा। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 12 आएगा। 12 और 12 कितना हो गया, 24 हो गया। ये अपन ने एकदम लेमैन की तरीके से सॉल्व करा है, अपन ने एकदम लेमैन की तरीके से सॉल्व करा है। यहाँ पर प्लस क्यों लगा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं आया, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक है और एंड का, कि अगर और आता है तो क्या होता है और एंड आता है तो क्या होता है। तो अपन अभी देखेंगे बाद में कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बेसिक क्लासेस लेंगे, 4-5 क्लासेस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है, तब जाके आपके पूरी यूपीएससी में आज तक जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपन ने इस तरीके से सॉल्व करा क्योंकि लेमैन अप्रोच है। अगर अपन इसको फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूले से अपन फट से निकल जाते करके, बट मैंने आपको एकदम लेमैन की तरीके समझाया है। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए ये रेशियो प्रपोर्शन का इजी क्वेश्चन है। इनकम एक्सपेंडिचर का मान लीजिए, रेशियो प्रपोर्शन का मान लीजिए, आज ही करना सीख लीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको काम आएगा। ठीक है, ओके करते हैं। द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल, पीटर एंड पॉल, रेशो 4:3। इनकम का रेशो कितना है, 4:3। देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, एंड दे सेव्स, ईच ऑफ दे सेव्स 6,000 रुपीज़, यानी कि दोनों कितने कितने रुपीज़ सेव करते हैं, 6,000 रुपीज़ सेव करते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ देयर मंथली इनकम रेस्पेक्टिवली। अब देखिए, अब आप मेरे को इतना सा बताइए कि सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स क्या होती है। मेरे को जहाँ तक पता है सेविंग्स होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही होती है। जितनी आपकी इनकम है उतने में से आपने खर्च करा तो सेविंग्स आ गई। यानी कि मेरे को ये पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ये है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अपन को क्वेश्चन इजी है क्योंकि क्वेश्चन में अपन को दे रखा है 4 और 3 में कितना डिफरेंस है, 1 का। 3 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो 1 का डिफरेंस इक्वल टू 6,000, 1 का डिफरेंस इक्वल टू 6,000। तो यहाँ पर ये कितने मल्टीप्लिकेशन पर है, 6,000 की मल्टीप्लिकेशन पर है, ये भी 6,000 की मल्टीप्लिकेशन पर है। अगर ये सेम नहीं होते तब अपन को थोड़ी दिक्कत होती, फिर अपन को सेम बनाना पड़ता, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता। तो अभी तो ईजी है, जो पूछ रहा है बता दो। मंथली इनकम, इनकम को भी 6 से डिवाइड कर दो, तो इनकम पॉल की कितनी होगी, 18,000 और पीटर की कितनी होगी, 24,000। ओके, तो क्या बोल रहा है, 24,000 एंड 18,000। ईजी ईजी पीजी क्वेश्चन है, ये भी गंगाधर है। मैं दिखाऊंगा आपको आगे जाके कैसे शक्तिमान हो जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन ईजी है। अब इसी पेपर में रिपीटेशन है। मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था V/D/T पहले वीडियो में, वेग बराबर दूरी बटा समय, उसी का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, 2 cities A and B आर 360 किलोमीटर्स अपार्ट। 2 सिटी है A एंड B आर 360 किलोमीटर्स अपार्ट। ठीक है, एक कार गोज फ्रॉम A to B, एक कार है जो A to B जाती है, किसी स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, एंड रिटर्न्स टू A विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स, और B से दोबारा आती है कितने किलोमीटर पर, 60 किलोमीटर पर आर पर आती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। देखिए इसको अपन फॉर्मूले से भी करेंगे, इसको अपन लेमैन के तरीके से भी करेंगे। पहले लेमैन के तरीके से करते हैं। देखिए आप 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाते हो, तो आपको 360 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 40 किलोमीटर 40 करके 9 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 9 आवर्स लगेंगे जाने में। फिर आने में आप 60 किलोमीटर की गति से आते हो, तो 60 करके आपको कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। अब आपको कोई मिला, मान लीजिए आप जा रहे थे जब भी वही इंसान मिला था और आप आए थे तब भी वही इंसान मिला है। अब उसने आपसे बात करी कि यार आप आए हो 15 घंटे में, आप आए हो 15 घंटे में। 15 घंटे कैसे हुई, 9 घंटे तो ये रहे और 6 घंटे ये रहे, दोनों का मिक्सअप कितना हो गया, 15 घंटे हो गया। आप आए हो 15 घंटे में, आपने डिस्टेंस कितनी तय करी। अब आप अगर इंटेलिजेंट हो तो आप क्या बोलोगे कि मैंने 720 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करा है। वो बोलेंगे 720 किलोमीटर्स कैसे, तो आप बोलोगे 360 किलोमीटर जाना और 360 किलोमीटर वापस आना। तो ये कितना किलोमीटर हो गया, 720 किलोमीटर्स हो गया। अगर आप 15 घंटे में 720 किलोमीटर तय करते हो तो 1 घंटे में आप कितना तय करोगे बता दो। यदि इसको और क्वेश्चन को और थोड़ा समझाता हूँ, यदि 15 कुछ भी मान लीजिए 15 पेन 720 रुपये के आते हैं, यदि 15 पेन लिख लीजिए इसको, 15 पेन
720 रुपये के आते हैं तो एक पेन कितने रुपए का आएगा? 720/15, ठीक है। तो एक पेन बराबर हो गया 15 4 × 60, 15 × 120, 48 रुपीज़ का हो गया। वैसे ही वैसे होता है। अब देखिए, अब समझिए इसको, ये तो अपना लेमन अप्रोच हो गया, अपन ने 48 निकाल लिया। अब इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे अपन? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 360 + 360 720। टोटल टाइम कितना लिया आपने? 15 किलोमीटर। ये आ गया आंसर 48 आवर्स। इजी इजी अरे सही में इजी है, मजाक नहीं कर रहा। बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि यार इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको बेसिक्स पता हो, अगर आज तक नहीं भी पता था तो कोई दिक्कत नहीं, आज पता चल गया। सबको कभी ना कभी कुछ ना कुछ पता चलता है। आज आपको ये पता चल गया, कल आपको कुछ और पता चल जाएगा। ऐसे करते करते आपको 50 क्वेश्चंस का पता करना है कि मेरे को 50 क्वेश्चन का इस पेपर में मेरे को 50 गंगाधर पता है कि जो शक्तिमान बनकर आए हैं। अगर वो 50 गंगाधर आपको पता है तो उन शक्तिमानों को आप करके आ जाओगे, उनको बोल दोगे कि अब आप जाओ, मेरा इसी सेट क्लियर होगा, किसी भी हालत में होगा। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको डराते हैं दूर से, लेकिन जब आप इसको करोगे प्यार से तो बहुत इजी वे में हो जाएगा। अभी देखना, बहुत इजी वे में। अगर आपका वही है, मेरे शुरू से एक ही बात बोल रहा हूँ, काम एंड कंपोज। अगर आपने खुद को शांत रख पाए, आप काम रह पाए, आप कंपोज रह पाए, तो आप वैसे वैसे क्वेश्चन कर जाओगे जो आपको लगेगा यार इनमें बहुत से बार थे, ये क्वेश्चन में कैसे करके आ गया। क्योंकि वो हैप्पीनेस इज़ द की ऑफ सक्सेस। खुश रहो उस 2 घंटे में, आप हमेशा खुश रहो और खुद को ये बोलो कि मैं तैयारी करके आ रहा हूँ, होगा जो देखा जाएगा। अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फिर किसी से नहीं होगा, ये मेरे को पता है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट क्वेश्चन। पहले पढ़ लेते हैं। ABCDEF आर कजन्स, कोई 6 कजन्स है। नॉट 2 कज़न आर द सेम एज, कोई भी सेम एज का नहीं है। बट ऑल हैव बर्थडेज ऑन द सेम डे ऑफ सेम मंथ, यानी कि सबके सेम डे सेम मंथ में बर्थडे आते हैं, लेकिन कोई भी सेम एज का नहीं है। वाह यार, कितनी अच्छी बात है, सबका एक ही दिन बर्थडे है। द यंगेस्ट इज 17 ईयर्स ओल्ड एंड द ओल्डेस्ट इज 22 ईयर्स ओल्ड। तो देख लेते हैं, 17 साल का सबसे छोटा है, तो उससे बड़ा हो गया 18, 19, 20, 21 और 22। बोल रहा है 22 सबसे बड़ा 22 है। और 22 सबसे बड़ा कौन है? ई है, ये भी बोल रहा है। सबसे बड़ा कौन है? ई है, ये बोल रहा है। ई इज़ द सेम मंथ, द यंगेस्ट 17 एंड द ओल्डेस्ट ई इज 22 ईयर्स ओल्ड। एफ इज समवेयर बिटवीन बी एंड डी। मान लीजिए ऐसे लिख देता हूँ मैं, बी और डी के बीच में कहीं क्या है? एफ है। अब बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, और डी ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। ए इज़ ओल्डर देन बी, यानी कि ए बी से बड़ा है तो ए पहला आएगा। ए इज़ ओल्डर देन बी तो ए पहला आएगा, ठीक है। सी इज़ ओल्डर देन डी तो सी भी डी से पहले आएगा, यहाँ कहीं आएगा। आगे लाइन पढ़ते हैं। ए इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सी, ए और सी लगातार है, ए और सी लगातार है, तभी तो ए 1 साल बड़ा हुआ ना सी से। ये सब समझ में आ गया। तो अब देखते हैं, अगर ए 21 साल का है तो सी कितने साल का होना चाहिए? सी 20 साल का होना चाहिए। फिर आना चाहिए बी, फिर आना चाहिए एफ, फिर आना चाहिए डी। और जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बी भी आ सकता है और यहाँ पर डी भी आ सकता है, क्योंकि वो सिर्फ इतना सा बोल रहा है बी और डी के बीच में कहीं एफ है। यहीं बोल रहा है बी पहले है डी बाद में है, इसलिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक संभव है? डी 20 वर्ष का है। डी 20 वर्ष का है क्या? नहीं, डी तो कहीं से 20 वर्ष का नहीं है। एफ 18 वर्ष का है, हो सकता है। एफ 19 वर्ष का है, नहीं। एफ 20 वर्ष का है, नहीं। एफ 18 वर्ष का है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा देखो, सभी चचेरे भाइयों को बढ़ती हुई उम्र के आधार पर तर्कसंगत रूप से कितने उम्र रखना संभव है? अभी बताया आपको, ये तो फिक्स है ही। इसके अलावा बी और डी को अपन आपस में चेंज कर सकते हैं, तो 2 रूप रख सकते हैं इसमें। कितने तरीके से रख सकते हैं इसको? 2 तरीके से रख सकते हैं। देखो, था हार्ड क्वेश्चन लेकिन ईजी है। वही है, गेम ऑफ कामनेस ओनली। मैं तो मानता हूँ सी सेट में सी फॉर कामनेस ही है। फॉर मी सी सेट में सी फॉर इज कामनेस। सिविल सर्विसेज होगा अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए सी फॉर कामनेस है। अगर आप काम रहे तो क्या कर लोगे? निकाल के ले जाओगे। अभी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको गौर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखो, 2 मैन अनिल एंड डेविड एंड 2 women शबनम एंड रेखा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा नाम लिख लिया करो, अनिल, डेविड, शबनम और रेखा, ठीक है। आर इन सेल्स ग्रुप ओनली 2 स्पीक्स तमिल। इनमें से कोई भी 2 क्या करते हैं?
तमिल बोलते हैं। द अदर टू स्पीक मराठी, या तो कोई तमिल है या फिर मराठी है, बस इजी है। ओनली वन मैन एंड वन वुमेन कैन ड्राइव ए कार, कोई भी एक विमेन ड्राइव कार और कोई भी एक मैन ड्राइव कार, ठीक है। शबनम स्पीक्स मराठी, शबनम अगर मराठी बोलती है, शबनम अगर मराठी बोलती है। अनिल स्पीक्स तमिल, अनिल तमिल बोलता है, ठीक है। बोथ रेखा एंड डेविड कैन ड्राइव, रेखा एंड डेविड कैन ड्राइव, तो डी फॉर ड्राइव, रेखा एंड डेविड ड्राइव, तो ये दोनों ड्राइव नहीं कर सकते। आपको भी समझ में आता है क्योंकि दो जने ड्राइव कर सकते हैं, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ ऑफ द तमिल स्पीकर कैन ड्राइव, बोथ ऑफ द तमिल स्पीकर, अब ये देखिए कैन ड्राइव, एक तमिल स्पीकर तो ड्राइव ही नहीं कर सकता, और तमिल बोलने वाले भी दो है और मराठी बोलने वाले भी दो है, तो दोनों तमिल तो ड्राइव कर ही नहीं रहे हैं, तो ये गलत हो गया। बोथ मराठी स्पीकर्स कैन ड्राइव, एक मराठी ड्राइव नहीं कर रहा है तो मराठी वाला भी दोनों ड्राइव नहीं कर रहे हैं। बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव कैन स्पीक मराठी, बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव ए कार स्पीक दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कामनेस, देखिए दोनों सेंटेंस सेम हैं। बोथ ऑफ द मराठी स्पीकर कैन ड्राइव ए कार, बोथ ऑफ दोज हु कैन ड्राइव कार स्पीक मराठी, these both sentence are same, literally they are same, just word play, these are not answer, and the answer is one of those who can drive speaks Tamil, yes, one of those who can drive is speak Tamil, his name is either David or either Rekha. We cannot predict the name who is speaking Tamil or Marathi, but we can tell yes there is someone who is speaking Tamil or Marathi, just because of two of them speak Tamil and two of them speak Marathi. That is so easy यार, C for calmness, ठीक है। ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ओके। ये देखिए इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है अगर आप वहाँ पर हो, प्रेजेंट हो, मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट हो। एक समतल पढ़ लेते हैं, एक समतल में रेखा x रेखा y पर अनुलंब है, देखिए इन ए प्लेन लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन y, x परपेंडिकुलर है y पर, तो ये y हो गई और ये x परपेंडिकुलर हो गया, इजी है। y एंड पैरेलल टू z लाइन, एंड पैरेलल टू z लाइन, x के बारे में बात कर रहा है और z के समांतर है। रेखा x रेखा y के अनुलंब है और z के समांतर है, तो z के समांतर है। बस यही कीवर्ड्स ही पकड़ने होते हैं कि बात किसके लिए हो रही है, y के समांतर है या x के समांतर है। अगर अपने पकड़ लिया कि x के समांतर है तो अपना क्वेश्चन हो गया, अगर अपने y के समांतर पकड़ लिया तो अपना क्वेश्चन गलत हो गया, इजी। z के समांतर है, रेखा u रेखा v और w दोनों के अनुलंब है, देखते हैं क्योंकि अभी u v और w तीनों के बारे में कुछ नहीं पता। रेखा x रेखा v के अनुलंब है, जो x है वो v के भी अनुलंब है, तो v कहीं यहाँ है, कहीं भी मान लो, यहाँ फिर ऊपर ही मान सकते थे अपन, तो यहाँ पर रेखा x भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अब पढ़ लो, रेखा u रेखा v और w दोनों के अनुलंब है, रेखा u v और w दोनों के अनुलंब है, तो ये हो गया रेखा u, ये हो गया u, u को ऐसे बना लेते हैं, और ये हो गया v, ठीक है। किसके अनुलंब है, रेखा u v और w दोनों के अनुलंब है, तो यहाँ पर w भी यहीं के यहाँ जाएगा, ये आ गया w, बस इजी है। आपका कथन एक सही है, z u w, z u और w नहीं, w समांतर नहीं है। x v और y, x v और y समांतर नहीं है, नहीं। z v u, z v u सभी w के अनुलंब में नहीं। y v w, y v w एक दूसरे के समांतर है, यस, y v w एक दूसरे के समांतर है। इंग्लिश में भी देख लो, समांतर को बोलते हैं पैरेलल, अनुलंब को बोलते हैं पैरेलल, वो सॉरी परपेंडिकुलर, देख लो, z u w आर पैरेलल, z u w आर पैरेलल, नो, ठीक है, तो ये तीनों नो आएंगे, ये आंसर आ जाएगा डी, ओके। शानदार क्वेश्चन, एकदम लेमैन के तरीके सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक काउ कोस्ट मोर देन 4 गोट्स, यानी कि गाय हैं, उसकी कीमत 4 बकरियों से ज़्यादा है लेकिन 5 बकरियों से कम है। इफ़ ए गोट कोस्ट बिटवीन 600 से 600 एंड 800, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वैलिड कंक्लूजन, यानी कि हो सकते हैं सारे हो,
बट अपन को मोस्ट वैलिड कंक्लूजन पे आना है। ठीक है, आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आप बाज़ार गए, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि भिंडी 30 रुपये, भिंडी आप भिंडी लेने गए बाज़ार, मम्मी ने आपको बोला कि भिंडी 30 रुपये से तो सस्ती नहीं होगी और 50 रुपये से महंगी नहीं होगी, तो मम्मी आपको कम से कम कितने रुपए दे के भेजेगी, बताओ। सुनो, दोबारा सुनो, गौर से सुनो। मम्मी ने आपको बोला कि जाओ बाज़ार से भिंडी लेकर आओ, तो आपने पूछा मम्मी क्या भाव मिलेगी, तो मम्मी ने बोला कि 30 रुपये से कम नहीं मिलेगी 1 किलो और 50 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो मम्मी आपको कम से कम कितने रुपये दे के भेजेगी, बताओ बताओ। कम से कम 30 रुपये दे के भेजेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपये दे के भेजेगी, जब मम्मी को पता है कि 50 रुपये है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे के भेजेगी, 50 रुपये। ये समझ में आता है कि भिंडी का जो प्राइस है वो या तो सबसे कम होगा या सबसे ज़्यादा होगा, इनके बीच में होगा, यानी कि 30 से 50 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। यही क्वेश्चन है। अब देख लो, एक काऊ है, उसका प्राइस 4 गोट से तो ज़्यादा है लेकिन 5 गोट से कम है। ठीक है, और 1 गोट की कीमत कम से कम, क्या, कम से कम 600 रुपये है, तो कम से कम वाली यहाँ रख देते हैं, 400 गुणा 600 काऊ। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 800 है, तो 5 गुणा 800 तो 2400 रुपये, और काऊ 4000 रुपये। ईजी। अब आप घर से निकले तो घर से आप कम से कम कितने रुपये लेके जाओगे, या तो 2400 रुपये लेके जाओगे या फिर मैक्सिमम 2400 से 4000 के बीच में कुछ ना कुछ रुपये लेके जाओगे, कि इसके बीच में तो काऊ आ ही जाएगी। सही में इजी होता है। ठीक है, अभी देखिए क्या बोल रहा है ये, ए सोसाइटी कंसिस्ट ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, या तो फाइटर है या कावर्ड है। तो 2 टाइप के लोग हैं, या तो फाइटर है या फिर कावर्ड है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला। 2 कावर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड, यानी कि 2 कावर्ड ऑलवेज क्या होंगे, फ्रेंड होंगे। कावर्ड फ्रेंड होंगे। ए फाइटर एंड ए कावर्ड आर ऑलवेज एनिमी, एक फाइटर और एक कावर्ड ऑलवेज क्या होंगे, एनिमी होंगे। ठीक है, फाइटर्स एंड इंडिफरेंट टू वन अदर, फाइटर्स आर इंडिफरेंट टू वन अदर, यानी कि फाइटर और फाइटर क्या होंगे, आपस में इंडिफरेंट होंगे। फाइटर आपस में क्या होंगे, इंडिफरेंट होंगे। ठीक है, इफ ए एंड बी आर एनिमीज, अब बताओ एनिमीज कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ए यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा। कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो ए फाइटर हो सकता है, यानी कि दोनों ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग है। ए एंड बी आर एनिमीज। ठीक है, सी एंड डी आर फ्रेंड, तो सी एंड डी तो मेरे को पता है दोनों के दोनों क्या है, कावर्ड हो गए। सी भी कावर्ड है और डी भी कावर्ड है। ठीक है, ई एंड एफ आर इंडिफरेंट, तो मेरे को ये भी पता हो गया कि ई एंड एफ भी दोनों क्या हो गए, आपस में फाइटर हो गए। इंडिफरेंट का मतलब क्या हो गया, फाइटर हो गया। ए एंड ई आर नॉट एनिमीज, ए एंड ई आर नॉट एनिमीज, ए एंड ई आर नॉट एनिमीज, यानी कि एनिमीज नहीं है, तो या तो वो फ्रेंड हो सकते हैं या फिर वो इंडिफरेंट हो सकते हैं, अगर ए एंड ई एनिमीज नहीं है। और मेरे को पता है ई क्या है, ई तो क्या है, ई तो मेरा फाइटर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो नॉट एनिमीज, तो एनिमीज कौन कौन होता है आपस में, कावर्ड होता है, तो या तो अभी कावर्ड तो नहीं है, या तो ये फाइटर है या फिर ये फाइटर ही है। ओके, ठीक है, वन डिफरेंट टू ईच अदर, ए एंड ए नॉट एनिमी, वाइल बी एंड एफ आर एनिमीज, बी एंड एफ आर एनिमीज। तो एनिमीज कब होंगे, जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बी यहाँ पे भी आ गया, तो बी है कावर्ड। अब इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखो, पूरा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाता है लास्ट लाइन से। देखो दोबारा देखो इसको, इजी वे में अपन इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से, इसको हटा के लास्ट लाइन तक इसको एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, फाइटर्स एंड कावर्ड्स, 2 कावर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड, कावर्ड एंड कावर्ड क्या होंगे, फ्रेंड होंगे। ठीक है, ए फाइटर एंड ए कावर्ड ऑलवेज एनिमीज, ए फाइटर एंड ए कावर्ड इज ऑलवेज एनिमी। ठीक है,
फाइटर्स आर इंडिफरेंट, तो फाइटर एंड फाइटर आर इंडिफरेंट, ठीक है, टू ईच अदर। यहाँ तक तो क्वेश्चन का अपना क्या था, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी। अब क्वेश्चन असली पूछ रहा है ए एंड बी आर एनिमीज, ए एंड बी आर एनिमीज। इसका कलर चेंज करते हैं, एक सेकेंड, इसका अपन कर लेते हैं कलर ब्लू। ठीक है, अब देखो ए एंड बी आर एनिमीज, तो ए एंड बी आर एनिमीज, ए एंड बी आर एनिमीज, ठीक है। सी एंड डी आर फ्रेंड्स, तो सी एंड डी आर फ्रेंड्स, तो अपन को यहाँ से क्या पता चल गया, सी भी कावर्ड है और डी भी कावर्ड है, ठीक है। ई एंड एफ आर इंडिफरेंट, ई एंड एफ आर इंडिफरेंट, यानी कि ई भी एनिमी है, ई भी फाइटर है और एफ भी फाइटर है, ये अपन को पता चल गया। ए एंड ई आर नॉट एनिमीज। अब नॉट एनिमीज का मतलब समझो आप, यहाँ पे नॉट एनिमीज का मतलब है एनिमी तो नहीं है लेकिन फ्रेंड भी हो सकते हैं और इंडिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इस लाइन को अपन बाद में सॉल्व करेंगे। वाइल बी एंड एफ आर एनिमीज, बी एंड एफ आर एनिमीज, एफ बी का एनिमी कब हो सकता है, क्योंकि एफ तो फाइटर है और अगर उसको बी का एनिमी होना ही होना है तो इनमें से एक क्या हो, कावर्ड होना चाहिए, तो कौन सा है, बी क्या है, फिर यहाँ पर बी है कावर्ड। अगर बी कावर्ड है तो ए क्या हो गया, ए भी हो गया फाइटर, ठीक है। सब आ गए, आंसर आ गया अपना। देखो अब क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बी सी एफ आर कावर्ड, बी सी एफ आर कावर्ड, नो, एफ इज फाइटर, ए ई एफ आर फाइटर, ए ई एफ आर फाइटर, यस दिस इज राइट, ए ई एफ आर फाइटर। आगे भी देख लेते हैं, बी एंड ई आर इन द सेम कैटेगरी, बी एंड ई, बी इज कावर्ड, ई इज फाइटर, नो। ए एंड एफ आर डिफरेंट कैटेगरी, ए एंड एफ, ए एंड एफ आर नो, ए भी फाइटर है और एफ भी फाइटर, तो आंसर क्या आ गया इसका बी। इस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपका कामनेस जरूरी है और आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा क्यों सॉल्व करा, क्योंकि अपन आगे निकल गए थे, अपन थोड़ा सॉल्व करने लग गए थे, इसको और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, हर चीज़ लिख के। ओके, दिस इज ईजी बाय दैट। नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन है, इसको भी एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखो। इन ए बॉक्स ऑफ ए मार्बल there are three less white marble than the red ones and 5 more white marble than the green ones. If there are total 10 white marbles, how many marbles are there in the box? अब मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, बस मेरे को एक लाइन समझ में आई कि वाइट कितना है, वाइट की क्वांटिटी कितनी, 10 है। अब यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, क्या बोल रहा है, इन ए बॉक्स ऑफ मार्बल देर आर 3 लेस वाइट मार्बल्स देन द रेड वंस, यानी कि वाइट जो है 3 प्रकार के हैं, रेड, वाइट और ग्रीन। जो वाइट है वो रेड से 3 कम है, तो रेड कितने हो गए, 13। 5 मोर वाइट मार्बल देन द ग्रीन, तो अगर ग्रीन से 5 ज़्यादा है तो ग्रीन कितने हो गए, 5। ईजी। हाउ मैनी मार्बल इन द बॉक्स, 13 5 18 और 10 28, आंसर आ गया। ईजी, जस्ट वर्ड प्ले और कुछ नहीं है। ओके, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 मार्बल्स। ओके, देखिए परसेंटेज का एक और क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का ही, मैथ्स एंड रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। किसी एक कैंडिडेट इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम कंसिस्ट 60% मैन एंड 40% वीमेन, ठीक है, 100% होता है कोई भी, 100% में से 60% मैन है और 40% वीमेन है, ठीक है। ये बोल रहा है 70% मैन एंड 75% वुमेन क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट, इसका 70% और इसका 75%। तो कल आपको निकालना सिखाया था, यह आएगा 42 और यह आएगा, इसको निकाल लो, थर्टी, ठीक है। आफ्टर दैट एंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन एंड 70% वुमेन आर सक्सेसफुल। अब इसका 80% और इसका 70% क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तो ये तो हो गई 21, ये हो गया, ये कुछ पॉइंटों में आएगा, ठीक है। अभी मैं सोचना पॉइंटों में आ रहा है तो पॉइंटों में कैसा सकता है, गलत होगा, नहीं, क्वेश्चन ऐसा ही फिर हमें आ सकता है 33.6, या ये फाइनल मैन सेलेक्ट हुए हैं
ये फाइनल वीमेन सेलेक्ट हुई है। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सक्सेस रेट इज़ हायर फॉर वुमेन। नो यार, अगर 40 थी तो 40 में से 21 सही हुई, 21 सही है, और 60 में से 33.6 सही आई है, नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ओवरऑल सक्सेस रेट इज़ बिलो 50%, देखते हैं इनको ऐड करो। ओवरऑल सक्सेस रेट तो ये होती है जो ऐड करेंगे, तो 50 से तो ज़्यादा ही है, 54 कुछ है, 54.6 है, तो 50 से तो ज़्यादा ही है। नो, दिस इज़ नॉट करेक्ट। मोर मैन क्लियर द एग्जाम देन द वुमेन, येस, मैन इज 33.6 एंड वुमेन इज ओनली 21, दिस इज द आंसर। Both A and B are above correct, no, this is the answer. So now by that question we have ended the questions of maths and reasoning in the paper of 2015 CSET. As I am saying कि मैथ्स एंड रीजनिंग हार्ड नहीं आती है, अपन हार्ड मान के चलते हैं। अपना अनुमान होता है ये कि मैथ्स एंड रीजनिंग हार्ड आएगी, अपन इसको छोड़ के चलते हैं। कुछ लोग मैथ्स छोड़ जाते हैं तो रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन की ओर जाते हैं, फिर उनका नहीं हो पाता है। सीसेट में अब किसी को भी कुछ छोड़ के आने से कुछ नहीं होगा। अपन को तीनों सेगमेंट बराबर तैयार करके जाने हैं, और बराबर तैयार करके जाएंगे तभी अपन श्योर हो पाएंगे कि अपना सीसेट निकल रहा है। मार्क माय वर्ड, जो अच्छे से तैयारी करके जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से लगा के जाएगा, वही इस पेपर में आप सफल हो पाएगा। क्योंकि पेपर में आप पहली बार जाके देखोगे क्वेश्चन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया, मैं कर लेता हूँ इसको, नहीं, ऑन द स्पॉट वो 1 मिनट का क्वेश्चन कब आपके 10 मिनट ले जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए PYQ के ऊपर मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। एज इट इज़ PYQ रिपीट हो नहीं हो, लेकिन उनके तरीके रिपीट हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन देखा देखा सा लगता है, आपको क्वेश्चन लगता है कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने करा है तो मैं कर जाऊँगा। हो सकता है आपने शक्तिमान नहीं देखा हो, लेकिन आपने गंगाधर देखा होता है, तो उस गंगाधर के दम पर आप उस शक्तिमान को परास्त कर सकते हो। समझ में आता है? तो इसी के साथ से अपन मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन अपना एंड होता है। फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें अपन को 2 या 3 क्लास, दो क्लासेस मान लीजिए, 2 या 3 क्लासेस लगेगी, क्योंकि अराउंड 40 क्वेश्चन, 40 या 35 क्वेश्चन वो भी होंगे। ठीक है, देखते हैं कितने होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे या कितने होंगे, देखना पड़ेगा एक बार। तो वो होंगे, उनको अपन 2 या 3 वीडियो में समाप्त करेंगे। अभी तो नहीं कर पाएंगे अपन उनको कैटेगरी वाइज, बट हाँ ये है कि अपन आने वाले समय में उनको कैटेगरी वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको समझाया था, क्रक्स के एक साथ, अजम्पशन के एक साथ, क्रिटिकल मैसेज के एक साथ, और सारे के सारे जो भी सेगमेंट होता है, जो भी कीवर्ड होते हैं, उन सबको एक साथ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये मेरी गारंटी है कि अगर इस तरीके से आपने कर लिया पैसेज को, तो फिर आप पैसेज में आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम हो जाएगी। होती है लोगों की 95-99% एक्यूरेसी, पैसेज में भी आपकी भी आ जाएगी। और अपन बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज़ भी ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग ऐसे हो जाओगे कि हाँ बिना पेन एंड पेपर के मैं पेपर सॉल्व कर सकता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन में सॉल्व कर सकता हूँ। यही तो अपना मोटो है। अभी तो आपको बहुत टाइम लग रहा होगा देखने में, क्या ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बट ये मेरी श्योरिटी है, आप करते जाओ। उसके बाद अपन बिना पेन एंड पेपर के 2024 का पेपर जब अपन सॉल्व कर रहे होंगे, तब आप खुद भी देखोगे कि हाँ बिना पेन एंड पेपर के हो जाता है। और जब 2025 का कर रहे होंगे, टफेस्ट पेपर था भाई, टफ बताते हैं उसको कि टफ पेपर था, तो जब 2025 का आप कर रहे होंगे तब आपको लगेगा कि नहीं यार ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, अपन इसको कर जाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने सारे के सारे PYQ 2024 तक के एकदम अच्छे से करे हुए हो। हमेशा याद रखना, द एडवाइस दैट गिवन बाय नेपोलियन बोनापार्ट, दिस इज़ फॉर अस, दिस इज़ फॉर द UPSC एस्पिरेंट, देयर वर नो एल्स, there is no else, there shall no else। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। जस्ट वन मोर टाइम, जस्ट वन मोर टाइम, जस्ट वन मोर टाइम, जस्ट वन मोर टाइम, रीस्टार्ट, रीडिफाइन, रीफोकस, रीसेट, एज मेनी टाइम एज यू वांट टू बी। जितना भी समय लगे, जितना भी कुछ लगे, बट मेरे को करना है। वो जिद, वो जुनून, वो याद रखो। पहली बार कब सोचा था कि मेरे को UPSC करना है, वो याद रखो हमेशा। यू आर गोइंग टू थ्रू, दिस इज प्रॉमिस ऑफ योर बॉडी दैट यू विल नॉट फेल इन CSET एनी मोर इफ़ यू कनेक्ट विथ मी, इफ़ यू हैव विजन लाइक मी। नज़र सबके पास होती है, नज़रिया नहीं होता है। आई एम हेयर टू चेंज योर नज़रिया टूवर्ड्स CSET। सीरियसली,
नज़रिया नहीं होता है। नज़रिया बदलो क्वेश्चंस देखने का। आज आप दोबारा 2015 का पेपर उठा के देखना, मैथ्स एंड रीजनिंग का सेक्शन। आपको लगेगा जब मैं पहले देखता था इसको ये बहुत टफ हुआ करता था, लेकिन किसी ने पढ़ाया तो बहुत ईजी हो चुका है। मैं आस्ते आस्ते क्वेश्चन कर सकता हूँ, ईजी वे में क्वेश्चन कर सकता हूँ। वो क्लॉक वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो करना आप, वो टास्क वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड है, वो पर्सन वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड है। आप करके देखना खुद, तो आपको समझ आएगा नहीं यार अब ईजी हो चुका है। लिटरली आई एम गेटिंग फीडबैक लाइक दैट कि देखने में पहले बहुत हार्ड लगते थे, अब मेरे को ईजी लगने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि गंगाधर ही थे, पहले शक्तिमान लगते थे अब गंगाधर लग रहे हैं, और थे गंगाधर। यार आप हो इस काबिल कि आप कर सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जीएस में अच्छा स्कोर करने के बाद सीसेट में रह जाना इज़ लाइक सिन एंड यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन। आई हैव मेड द पीपल who have cleared GS by margin and lacking in CSET. No, this time say no. Believe in yourself. You are your own project यार। कभी ठेकेदार को सुना है ये बोलते हुए कि यार मैं काम कैसे करूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? नहीं, वो बताता है। आपने ठेकेदारी ली है आपकी, हमेशा याद रखना, यू आर योर ओन ठेकेदार। आपने आपकी ठेकेदारी ली है कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, मेरे को इस इंसान को जो आपको मिरर में दिखता है उसको यूपीएससी क्लियर बना के सिविल सर्वेंट बनाना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। वो मिरर में जो सामने दिख रहा है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे 10 साल बाद कि भाई क्यों नहीं बना पाया, मैंने तेरे को ठेका दिया था यूपीएससी में सिविल सर्वेंट बनाने का। तब क्या एक्सक्यूज़ दोगे? कुछ नहीं होगा देने के लिए। और छोड़ के भागने वाले को इंसान दुनिया नहीं पूछती है। स्टिक ऑन योर गोल, रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट यूपीएससी प्रिपरेशन, इट विल बी फाइन। ओके, बाय दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। बाय बाय, जय हिंद। दिस इज योर बडी साइनिंग ऑफ। Audio Jungle.